अच्छा, पेज नंबर 49 पे आएँ, लिखा हुआ है, क्विकली इसको देखें, प्रोसीजर्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ सर्किट प्रॉब्लम्स। सर्किट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है। ये वाला फैन ऑफ। नंबर 1 पे सर्किट डायग्राम बनानी है। अगर आप देखें सर्किट डायग्राम हमने एक बनाई है, इसको हम डिटेल से भी स्टडी करते हैं। नंबर 2 के ऊपर दूसरा जो रूल है सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो है द चॉइस ऑफ लूप। जो चॉइस ऑफ लूप है शुड बी सच दैट ईच रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड एट लीस्ट वन इन सिलेक्टेड लूप। जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इधर देखें, तो जो रेजिस्टेंस है हर लूप के अंदर वो एक दफ़ा उस लूप में काउंट होनी चाहिए, वो 2 दफ़ा नहीं होनी चाहिए। मसलन लूप देखें क्या है, लूप ये है A B D A, ये एक लूप है। B D C B ये दूसरा लूप है, और यहाँ पे एक तीसरा लूप भी है A D C, ये वाला तीसरा लूप। अब वो कहता है कि जो रेजिस्टेंस है लेट्स से R1, वो एक लूप में एक दफ़ा ही काउंट होनी चाहिए। एक लूप में इस तरह ना हो कि एक रेजिस्टेंस 2 दफ़ा आ रही हो। नंबर 3 के ऊपर देखें, तीसरा रूल जो है वो ये है कि अस्यूम ए लूप करंट इन ईच लूप, ऑल द लूप्स करंट शुड बी इन सेम सेंस। जितने भी लूप करंट होंगे, देखें I1 हमने लिया हुआ है इस लूप का करंट, I2 लिया हुआ है इस लूप का करंट, I3 लिया हुआ है इस लूप का करंट। तो जितने भी लूप के करंट हैं उन सब की डायरेक्शन सेम लेनी है आपने। यानी कि अगर देखें मैंने काउंटर क्लॉकवाइज ली है एक की, तो दूसरे की भी काउंटर क्लॉकवाइज है, तीसरे की भी काउंटर क्लॉकवाइज है। इसमें ये नहीं देखना कि बैटरी की डायरेक्शन क्या है। हाँ, बैटरी की डायरेक्शन के लिहाज से आप लेंगे। अगर आपने एक बैटरी की डायरेक्शन के लिहाज से ले लिया है कि बैटरी की डायरेक्शन को देखते हुए ये काउंटर क्लॉकवाइज बन रहा है, तो बाकी भी सर्किट के अंदर जितने लूप्स हैं उसमें आपने उसकी डायरेक्शन सेम रखनी है, काउंटर क्लॉकवाइज ही रखनी है, या उसको क्लॉकवाइज लेना है तो फिर सबकी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है लास्ट में वो कहता है कि राइटिंग द लूप इक्वेशन। जब आपने लूप इक्वेशन लिखनी है उस टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी पोटेंशियल चेंजेस हैं, पोटेंशियल चेंजेस जो हमने किरचॉफ रूल सेकंड पढ़ा था उसमें देखी थी, जो भी पोटेंशियल चेंजेस हैं जब वो किसी रेजिस्टेंस से गुजरेंगी, जब भी करंट रेजिस्टेंस से गुजरेगा तो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो हमें उसको माइनस साइन में लिखना होगा। ठीक है। उसकी जो वर्डिंग है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इस सेंटेंस की, लेकिन मकसद बात करने का यही है। वो कहता है फॉर राइटिंग ईच लूप इक्वेशन इन वोल्टेज चेंज अक्रॉस एनी कंपोनेंट इज़ पॉजिटिव इफ़ ट्रेवर्स का मतलब होता है पास होना फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। अगर आप सर्किट के किसी कंपोनेंट को इस तरह से पास कर रहे हैं कि पहले उसका लो पोटेंशियल है और आगे हाई पोटेंशियल है और करंट इधर से गुजर रहा है, आगे फ़र्ज़ करें कि आगे ये हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है, और करंट जो है वो इस तरह से गुजर रहा है कि लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे जो हमने पोटेंशियल ड्रॉप लेना है IR की फॉर्म में, वो भी हम निकालते भी हैं, तो वो पॉजिटिव लेंगे। यानी कि किरचॉफ रूल जब हम लगाएंगे तो उसमें जो हर एक टर्म आएगी, जब हमने कल देखी थी तो वो उसमें माइनस हम ले रहे थे। क्यों माइनस ले रहे थे? वो इसलिए माइनस ले रहे थे कि हमने ये देखा कि जब करंट पास होता है किसी रेजिस्टेंस से तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। यहाँ पे ये बात थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं। ये कहता है करंट पास होगा रेजिस्टेंस से, वोल्टेज ड्रॉप होंगे, ये बात ठीक है। अगर वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो वहाँ पे आप उस वोल्टेज को माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस रेजिस्टेंस को करंट इस तरह से पास करता है कि उस रेजिस्टेंस का अगला एंड हाई पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है और जिधर से वो उसके अंदर से गुजरने लगा है वो लो पोटेंशियल के साथ जुड़ा हुआ है, नेगेटिव के साथ, ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे पोटेंशियल को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसको अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो हम इसको अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है सामने, इस सर्किट का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज
एक ऐसा सर्किट है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। ए सर्किट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, दी की बजाय ना ए होना चाहिए, एन अननोन रेजिस्टेंस। एक ऐसा सर्किट जो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ब्रिज क्या है? ब्रिज सर्किट की शेप है, जुड़ा हुआ है जिस तरह से सारा, इस चीज़ को ब्रिज कहते हैं। ठीक है, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज कहेंगे। हमने अब इसका फार्मूला बनाना है जिससे हमें ये अननोन रेजिस्टेंस बता सके। 4 रेजिस्टेंस लगी हुई है, कोई एक अगर हमें नहीं पता तो ये हमें 3 अगर पता है तो उससे हम निकाल सकेंगे। अच्छा, इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक लूप है ए बी डी ए। अप्लाई किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ सेकंड रूल इन द लूप ए बी डी ए बी डी ए जो लूप है उसमें किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई करने लगे। किरचॉफ सेकंड रूल क्या होता है? कल हमने पढ़ा था, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन ए सर्किट इन ए क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। जितनी भी पोटेंशियल की चेंज होती है क्लोज सर्किट में वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझें। हमने जो इक्वेशन लिखने लगे हैं ना, देखें इस सर्किट को हमने लिया, लूप को लिया ए बी डी ए। इसमें हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, R3 रेजिस्टेंस है और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर है, इसकी अपनी रेजिस्टेंस होगी RG। अच्छा, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 है, इधर से भी I1 है, सब में करंट सेम है। और जब करंट इधर से गुजरेगा तो जो यहाँ पे जो पोटेंशियल में चेंज आएगी वोल्टेज में, वोल्टेज होती है IR के बराबर, तो मैं लिखूँगा I1 R1। वो पोटेंशियल जो इधर ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के ऊपर, वो होगा V = IR। V है लेकिन IR की फॉर्म में लिखा है। ठीक है, लेकिन मैंने कहा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जो ड्रॉप की टर्म यूज़ की है इसलिए मैं यहाँ पे साइन क्या लगाना पड़ेगा? माइनस साइन। रेजिस्टेंस पे हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अच्छा, इसमें आए यहाँ पे पहुँचे I3, ये वाला देखें, अब यहाँ पे करंट गुजर रहा है, R3 रेजिस्टेंस है और साथ में जो करंट है इसमें I1 करंट है और रेजिस्टेंस जो है वो R3 है। थोड़ा फासला क्यों रखा है देखें, जब करंट यहाँ पे पहुँचे ना I1, अब यहाँ से एक और करंट I3 भी तो आ रहा है जो इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, वो इधर से आ रहा है, इस साइड से I3। I1 ऐसे आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ I1 नहीं लिख सकते। इस रेजिस्टेंस में एट ए टाइम 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, हमने सिर्फ I1 लेना है। तो हम I1 में से I3 माइनस करेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जो बचेगा वो हमारा करंट होगा। हम देख रहे हैं इसके पर्सपेक्टिव में, मिसाल देता हूँ, देखें ये फ़र्ज़ करें करंट है 10 एम्पेयर, ठीक है, और ये करंट आ रहा है 3 एम्पेयर। नेट कितना करंट फ्लो करेगा? 10 - 3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो 13 होता, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ता है, इसमें से इसको निकालना पड़ेगा। इसमें से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि हम इसके पर्सपेक्टिव से सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं I1 को कंसीडर करके। अगर हम I3 को कंसीडर करके सॉल्व कर रहे होते तो हमने इसमें से इसको निकालना था। अंडरस्टैंड? ये रूल है। और चूँकि पोटेंशियल देखिए करंट है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज बन गई है और वोल्टेज ड्रॉप हो रही है R3 पे, तो इसलिए 1 सेकेंड यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा।
असल में ये जमा ही हो रहे हैं, समझे, जमा ही हो रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल जमा हो रहा है। पोटेंशियल R1 के ऊपर, पोटेंशियल R3 के ऊपर, पोटेंशियल जो हम आगे RG के ऊपर निकालेंगे, सारे जमा हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सारे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहे हैं, यानी कि वोल्टेज जो है जब यहाँ से गुजरता है करंट तो ड्रॉप हो जाती है, यहाँ से गुजरता है तो ड्रॉप हो जाती है, उसमें कमी हो रही है। यहाँ से गुजरता है तो वो ड्रॉप हो रही है, ठीक है, वो कंज्यूम हो रही है ना वोल्टेज। ये सारे लोड हैं। लोड जब भी वोल्टेज, लोड जो है ना वो लोड वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है। जैसे फ़ैन एक लोड है, ट्यूबलाइट एक लोड है, तो ये वोल्टेज को खा जाते हैं। अच्छा, तब ये अपना काम करते हैं। अब RG पे आएँ। RG पे जो करंट है देखें, I1 अगर इस तरह से जा रहा है यहाँ से ऐसे, ये I1 की डायरेक्शन है, तो I2 ऊपर से आ रहा है नीचे, ये I2 की डायरेक्शन है। अब हमें क्या करेंगे, हम वंस अगेन क्या करेंगे, I1 माइनस I2 इंटू RG जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो साथ लिखेंगे। ये लूप इक्वेशन बन गई है। हमने किरचॉफ सेकंड रूल अप्लाई किया है इस सर्किट के एक हिस्से पर, एक लूप के ऊपर, सारे पे नहीं अप्लाई किया, सिर्फ एक हिस्से पे अप्लाई किया है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अच्छा, अब वंस अगेन देखें, मैंने कहा ये सारे सम हो रहे हैं, लेकिन माइनस इसलिए आ गया है कि वोल्टेज ड्रॉप है। इसको हम यहाँ पे इस इक्वेशन को रखेंगे। अभी हम पहले दूसरे हिस्से पे जाएंगे सेकंड लूप में, उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, और फिर हम जो है वो इन दोनों को सॉल्व करके हम R1 और R2 R3 4 की वैल्यू निकालेंगे, रिलेशनशिप बनाएंगे। अब आप क्या करें कि अप्लाई करें, अप्लाई किरचॉफ सेकंड रूल इन लूप, इन द लूप BCDB, इस लूप में अप्लाई करें। सेकंड लूप में किरचॉफ का लूप भी सेकंड ही बन रहा है और रूल भी सेकंड बन रहा है। इसको अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले R2 लें, रेजिस्टेंस R2 में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2, R2 साथ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। प्लस कर लें आगे, अभी देखते हैं अगला प्लस का आता है, ये माइनस का आता है। आगे इसको कंसीडर कर लें RG वाले को। अब I2 करंट ऊपर से जा रहा है, I1 नीचे से आ रहा है, और रेजिस्टेंस से गुजरेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, I2 माइनस I1, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG, और यहाँ पे फिर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस आ गई ना, तो रेजिस्टेंस में से करंट पास होगा तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वंस अगेन। और फिर ये गुजरेगा और R4 से जब गुजरेगा तो R4 पे भी दो करंट हैं, कौन कौन से, अब I2 भी गुजर रहा है उसमें से और I3 भी गुजर रहा है, तो इसलिए हमने इसको किया है I2 माइनस I3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई। ये I2 इधर से जा रहा है और I3 जो है वो यहाँ से आ रहा है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई है। इस तरह से हम थर्ड भी बना सकते हैं, थर्ड लूप इक्वेशन, और फिर हम उनको समल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम दो से हो जाएगा, इसलिए हमें तीसरी घर जाके आप खुद करिएगा। इस लूप की इक्वेशन लिखें ACDA, इसकी खुद से जाके ट्राई करें इस तरह की इक्वेशन बनाने की। अब हम देखें गैल्वानोमीटर कब करंट ज़ीरो शो करेगा, गैल्वानोमीटर किस पॉइंट के ऊपर करंट ज़ीरो शो करेगा। वो तब करंट ज़ीरो शो करेगा जब I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर I1 और I2 की वैल्यू सेम है, I1 भी 10 एम्पेयर है, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, और I2 भी 10 एम्पेयर है, वो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो गैल्वानोमीटर कोई करंट शो ही नहीं करेगा सर्किट में। इस सर्किट का ये वाला जो पॉइंट होता है जिस पे गैल्वानोमीटर कोई पॉइंट शो नहीं करता, इसको कहते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसमें नल पॉइंट कोई करंट गैल्वानोमीटर शो नहीं करेगा। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इन गैल्वानोमीटर, यानी कि सर्किट में कोई करंट है नहीं, लेकिन एक्चुअली करंट है वहाँ पे।
अब ये i इज इक्वल टू 0 नल पॉइंट पे तब हमें मिलेगा, इसकी एक ही कंडीशन है और वो ये है कि i1 बराबर होना चाहिए i2। अगर i1 i2 के बराबर है तो फिर हम नल पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर हमारा करंट ज़ीरो हो सकता है गैल्वानोमीटर में। हम यही फ़र्ज़ करते हैं कि हमें नल पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है, i1 और i2 को बराबर कर लिया है। जब हम इस सर्किट में हमने बस करना ही ये है, हमने वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाए किसी तरीके से। हमारे पास एक जोकी होती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसके ऊपर ना स्लाइड करते हैं और स्लाइड करके मूव करते हैं तो उससे हमें नल पॉइंट मिल जाता है। यानी कि ऐसा पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं इस अपरेटस के ऊपर मूव करके जोकी को, जिसमें करंट ज़ीरो हो जाए। जब वो पॉइंट मिलता है तो वो हम कहेंगे यहाँ पे i1 और i2 बराबर हो गए। अच्छा, अगर i1 और i2 बराबर हमने फ़र्ज़ कर लिए हैं, अब हम इसमें आए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें i1 को अब i2 के बराबर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। इसमें कौन सी टर्म ज़ीरो होगी? इसमें भी ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो इक्वेशन जो 1 और 2 है वो क्या बन जाएंगी? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बिकम्स, ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी माइनस i1 R1 माइनस i1 i3 R3, दिस इज इक्वल टू 0। और इसको उस साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस i1 R1 इक्वल्स टू i1 माइनस i3, ये प्लस का हो जाएगा उस साइड पे जाके, और R3। ठीक हो गया। इस तरह से, अच्छा इस तरह से इक्वेशन जो 2 है उस पर क्या असर होगा? ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी माइनस i2 R2 माइनस ये वाला आ जाएगा, ये वाली टर्म 0 और ये बचेगी माइनस i2 i3 R4 इज इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाएं, क्या आ जाएगा? i2 R2 इज इक्वल टू i2 माइनस i3 R4। ठीक हो गए। इसको इक्वेशन नंबर 3 कहें, ये वाली जो इक्वेशन है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। अच्छा, अब इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग 3 को 4 से डिवाइड कर दें, एक ही बात है, रिजल्ट एक जैसे निकलेगा। डिवाइडिंग इक्वेशन, चले हम 3 को 4 से करते हैं। इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 4, लेफ़्ट हैंड साइड के नीचे डिवाइड होगी, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखें तो वो हमारे पास क्या है? माइनस i1 R1 ओवर माइनस i2 R2। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लिखी है बराबर, उसकी राइट हैंड साइड i1 i3 R3 डिवाइडेड बाई i2 माइनस i3 R4। ठीक हो गए। अच्छा देखें, हमने ये पीछे फ़र्ज़ किया हुआ है कि i1 और i2 बराबर हैं। अगर i1 और i2 बराबर हैं तो मैं यहाँ पे अगर i1 की जगह पे i2 लिखूँ तो i2 से कैंसिल। ठीक है, अगर i1 i2 के बराबर है तो फिर क्या होगा? फिर ये वाली टर्म ये इससे ख़त्म हो जाएगी, माइनस माइनस से ख़त्म हो जाएगा, R1 और R2 इधर बचेंगे, इक्वल्स राइट साइड पे देखें क्या होगा। अगर i1 और i2 बराबर हैं तो मैं i2 की जगह पर i1 लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे i1 लिखूँगा तो i1 माइनस i1 माइनस i3 ये भी कट जाएंगे। लिख ले, एक दफ़ा लिख लेते हैं, i1 माइनस i3 R3 डिवाइडेड बाई i2 नहीं i1 माइनस i3, तो ये भी कट जाएंगे। ये हमारे पास बच जाएगा सिंपली R1 ओवर R2 इज़ इक्वल टू R3 ओवर R4। बड़ा सिंपल सा फार्मूला बन गया है।
रेजिस्टेंस के लिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बची। और इसमें अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं वो हमें नाउन हो, हम चौथी फाइंड आउट करते हैं। तो इस सर्किट में एक ऐसी तार लगाई जाती है जिसकी रेजिस्टेंस मालूम करनी होती है, वो अननोन रेजिस्टेंस होती है, कोई भी वायर लगा दी जाती है, और बाकी सर्किट की रेजिस्टेंस हमें पता होती है। और फिर हम क्या करते हैं, बाकी रेजिस्टेंसेस हमें मालूम होती हैं, उसकी वैल्यूज डालते हैं, और चौथी जो रेजिस्टेंस है, इस R4 को RX भी कहते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस जो है वो उससे फाइंड आउट हो जाती है। इसको इधर कर लें RX को, तो ये हमारे पास बन जाएगा R3 R1 × R2। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी डेफिनेशन जो हमने की थी वो ये थी कि ऐसा सर्किट जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता है उसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको वो नज़र आ रहा है। ये मैंने R4 को अननोन कंसीडर किया इसलिए इसको RX लिख लिए, ठीक है। तो बाकी हमें 3 नोन हैं तो वो उसको रीअरेंज कर लिया इक्वेशन को, तो इसलिए हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से बन गया। ठीक हो गए, यहाँ पे ये वाइंड अप हो गया।